वेलकम टू मोटो क्लासेस। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं आज हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। 12th क्लास का हिस्ट्री और जो पार्ट 3rd है 12th हिस्ट्री का, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें जो चैप्टर 13 है आपका, आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सविनय अवज्ञा और उससे आगे। जैसा कि हम अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं, तो गांधी जी के आने के पहले और गांधी जी के आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारा प्रारूप है वो बहुत बदला हुआ है, बिल्कुल अलग है। जब गांधी जी आए थे तो उस समय कुछ परिस्थिति अलग था, और उनके आने के बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का परिस्थिति बिल्कुल बदला। और उसके पहले क्या परिस्थिति था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में, किसी भी देश का जो आंदोलन हुआ है, उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, या उस व्यक्ति के मतलब योगदान के माध्यम से ही हम लोग उस आंदोलन को जानते हैं। जैसे अमेरिका का अगर स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग देखें तो वहाँ पे वाशिंगटन के नाम से जाना जाता है। मतलब योगदान सभी लोगों का था, लेकिन वाशिंगटन का एक मुख्य योगदान था। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला को देखते हैं। इटली के निर्माण की अगर बात करें तो गैरीबाल्डी को देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें हम महात्मा गांधी का योगदान के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का योगदान क्या था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका जो कार्य करने का जो तरीका था वो क्या था, किस तरह से उन्होंने पूरे एक जन समूह को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। गांधी जी के आने के पहले राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारूप कुछ अलग था, लेकिन उनके आने के बाद उसमें पूरे समुदाय की हम बात करें, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, किसी भी जाति के थे, किसी भी वर्ग के थे, सभी लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान क्या क्या दिया, और सविनय अवज्ञा और उससे आगे, और हम लोग उनके पूरे योगदान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो 1915 से लेकर 1948 के कालखंड तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। 1915 से 1948 तक गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है इस चैप्टर में। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों, जितने जगह पे उन्होंने संपर्क किया समाज के लोगों से, और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। इस चैप्टर में हम लोग उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, समाज में वो लोगों से मिले, उनके जो लोगों ने उनसे प्रेरणा लिया, उनके बारे में देखेंगे। स्वयं की उद्घोषणा, जैसा कि बुक में आपका एक टॉपिक है स्वयं का उद्घोषणा, कि वो स्वयं के बारे में, मतलब लोग उनको कैसे जाने थे, कब जाने, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी अपने पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से वापस आने के बाद फिर वो नौकरी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने करीब 20 वर्षों तक वहाँ पे जो रंग भेद का नीति था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, और अंततः वो 1915 में भारत वापस आए थे। तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गांधी जी वापस भारत कब आए थे, तो 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। जब वापस आए तो जब वो भारत से जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, उस समय का परिस्थिति कुछ अलग था, और जब वापस भारत आए तो उस समय का परिस्थिति बिल्कुल भिन्न था। जब गांधी जी वापस आए थे तो उस समय का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बिल्कुल बदल चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन बहुत जोरों शोरों पे था। उसमें जैसे कांग्रेस पार्टी जब 1885 में जब उसका निर्माण हुआ तो उस समय काफ़ी शांत प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जब युवा वर्ग उससे जुड़ने लगे तब वो एक क्रांतिकारी रूप ले लिया था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। तो जिसमें एक 3 लोगों का चर्चा होता है, ये हमारे बुक में भी डिस्कस किया हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल क्या है, कौन से लोग थे जिनके कारण जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो काफ़ी एक तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया था। राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर एक विचारधारा, एक एकता का भावना लोगों के अंदर आ गया था। लाल बाल पाल, जैसा हम यहाँ पे लिखे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये इन तीनों लोगों की वजह से जो राष्ट्रवाद का एक विचारधारा था हमारे देश में फैला था।
अब ये तीनों लोग अलग अलग प्रांत के थे। जैसा कि हम जानते हैं लाला लाजपत राय पंजाब के थे, कलकत्ता के बिपिन चंद्र पाल थे और महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक। और अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें तो तीनों ये प्रदेश भारत के 3 हिस्सों में है, अलग अलग हिस्सों में है, जिसमें तीनों में दूरी है आपका। लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों लोगों का जो विचारधारा था राष्ट्र के प्रति वो काफ़ी मिलता जुलता था। तीनों लोगों का विचारधारा राष्ट्र के प्रति था, अंग्रेज़ों के खिलाफ में था गुस्सा, और एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करना चाहते थे जो राष्ट्रवादी हो, जो अपने राष्ट्र के लिए हो। तो लाल बाल पाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जब गांधी जी वापस आए 1915 में जब वापस आए गांधी जी, तो इनके राजनीतिक जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो जब इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिला तो उन्होंने बताया कि अगर आपको भारत के बारे में जानना है, अगर भारत के आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको भारत के समाज के बारे में जानना होगा। लोगों की समस्या क्या है, जब तक आप उनसे मिलिएगा नहीं तब तक आप उनके समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उनको भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे लोगों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, सब जगह पे घूमे, सभी जगह पे जाके वहाँ के समाज के जो निचले तबके के जो लोग थे जिनका शोषण हो रहा था उनसे मिलने का कार्य किया और उनके समस्याओं को जानने का कार्य किया था। जैसा कि हम यहाँ पे एक टॉपिक लिखे स्वयं की उद्घोषणा, जो स्वयं का उद्घोषणा मतलब कैसे उनको लोगों ने जाना। तो यहाँ पे एक घटना होती है, हमारा फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। जैसा कि हम लोग जानते हैं बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका उद्घाटन समारोह था फरवरी 1916 में। तो उद्घाटन समारोह के दिन सभी लोग, जितने भी राजा लोग थे, माननीय लोग और जितने जो पूंजीपति मतलब अमीर लोग थे, सभी लोग उस उद्घाटन समारोह में आए हुए थे। तो गांधी जी, सभी लोग भाषण दे रहे थे, सभी लोग बधाई दे रहे थे कि भारत को इतना अच्छा विश्वविद्यालय मिला, अपने संस्कृति का एक विश्वविद्यालय मिला। लेकिन जब गांधी जी का जब समय आया बोलने के लिए तो उन्होंने बधाई तो दिया ही, लेकिन बड़ाई नहीं किया लोगों का कि ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बन रहा है, बहुत अच्छा कार्य है। उन्होंने दूसरे तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने लोगों को आकर्षित किया गरीब लोगों के प्रति। उस उद्घाटन समारोह में कोई भी गरीब व्यक्ति शामिल नहीं था, जितने भी लोग थे सब अमीर लोग थे, राजा लोग थे। तो उन लाखों गरीबों की चर्चा गांधी जी ने वहाँ पे किया था और लोगों को बताया कि जब तक हम किसान लोगों को, जब तक गरीबों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से अगर जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने जो हमारा लक्ष्य है स्वराज का उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे लिखा भी गया है, जो उनका सेंटेंस है, इसे हम लोग एक बार देख लेंगे। उन्होंने क्या कहा था, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने इन अलंकरणों को, यहाँ पे राजा को संबोधित कर रहे हैं कि राजा लोग जो हीरे जवाहरात जो अलंकारित रहते थे, इतना सजे धजे रहते थे, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि अपने इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें, तब तक हमारे लिए स्वशासन का कोई अभिप्राय नहीं है। मतलब जब तक जो राजा लोग हैं अपने अलंकरणों को वापस नहीं कर देंगे, उनका ग्रहण नहीं करेंगे, उनको किसान के भलाई के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक स्वशासन का कोई भी अभिप्राय नहीं रहेगा। जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर हम स्वराज्य चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, तो वो किसानों के माध्यम से ही हो सकता है। तो 1915 में गांधी जी के आने के बाद जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया था। कैसे बदला था कि जितने हर वर्ग के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, और उसके बाद का क्रांति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में कि उनका महत्वपूर्ण आंदोलन शुरुआती दौर में कौन कौन से थे। हम लोग अब देखेंगे गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, कैसे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत किया, कैसे लोगों ने उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनकी पहचान हुई लोगों के सामने। जैसा कि हम लोग देखें कि गांधी जी जब घूम रहे थे, पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, उसके पहले गांधी जी को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, लेकिन गांधी जी ने
आपके 3 आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा, ये दोनों गुजरात का ज़िला है, अहमदाबाद और खेड़ा, और चंपारण बिहार का एक ज़िला है। तो इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी 1916 के लखनऊ में जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था, वार्षिक सम्मेलन के दौरान उन्होंने चंपारण आने के लिए, मतलब बिहार के लोगों ने बुलाया था उनको। तो जब बिहार में चंपारण ज़िले में नील का खेती किया जाता था और नील के खेती के कारण वहाँ पे किसान लोग अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे, उनके नील का फसल का सही मूल्य नहीं मिलता था और नील का खेती जिस ज़मीन पे भूमि पे होता था वो भूमि भी बंजर हो जाती थी, जिसके कारण लोग नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ पे गांधी जी 1917 में जाके आंदोलन करते हैं और वहाँ पे किसान लोगों को जो उनका डिमांड होता है, जो उनका मांग होता है, उसको पूरा किया जाता है। फिर गांधी जी अगले वर्ष 1918 में आपके गुजरात के 2 ज़िले में अहमदाबाद और खेड़ा में जाते हैं। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स जो होते हैं, श्रमिक लोग, उन लोगों का जो मांग होता है उसके लिए सत्याग्रह करते हैं। और खेड़ा में किसान लोगों का फसल चौपट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन अंग्रेज़ लोग उनसे लगान वसूलने का मांग करते हैं, तो उसके खिलाफ में वहाँ पे आंदोलन करते हैं। तो इन तीनों आंदोलनों के बाद गांधी जी को पूरे भारत के लोगों ने जान गया था, मतलब उनको जान गए थे कि अच्छा गांधी जी भी कोई एक नेता हैं और सभी लोग उनको बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद गांधी जी को अब उन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़े पैमाने पे एक आंदोलन का ज़रूरत है जिसमें सभी लोगों का भागीदारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। तो जब असहयोग आंदोलन का शुरुआत को, उसके ठीक पहले एक और घटना होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गांधी जी उसके बाद एक रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। रॉलेट एक्ट इंडिया में आता है। रॉलेट एक्ट के तहत सिडनी रॉलेट लाते हैं उससे। उस कानून के तहत प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी अंग्रेज़ के खिलाफ में कोई अपना न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकता है, मैगजीन में नहीं लिख सकता है, तो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया। और दूसरा जो था, बिना जांच के कारावास की अनुमति। तो ये दोनों कानून के कारण गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आग्रह किया और रॉलेट सत्याग्रह पूरे भारत में लोगों ने इसका विरोध किया। और सबसे ज़्यादा जो इसका विरोध हुआ था अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज़ लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों को ये सांत्वना दिया था कि हम जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको स्वराज दे दिया जाएगा, और ऐसा दिया नहीं गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो सबसे ज़्यादा जो सिपाही जो गए थे हमारे भारत के, वो आपके पंजाब के क्षेत्र से गए थे। तो इसके लिए इसी दौरान 1914 से 18 के बीच में ये जब रॉलेट एक्ट आपका आया, तो पूरे अमृतसर में, मतलब पूरे भारत में आंदोलन हो रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज आंदोलन अमृतसर में हो रहा था। और वहाँ पे जो कुछ जो लोकल जो क्षेत्रीय जो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनके कारण वहाँ पे लोगों ने काफ़ी तेज़ आंदोलन किया था। और उसी बीच में जालियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पे कुछ क्रांतिकारी लोग, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, जिसका खबर अंग्रेज़ों को पता लगा। तो अंग्रेज़ का जो एक जनरल डायर वहाँ पे आके, और 13 अप्रैल 1919 का ये जो दिन है, बहुत ही एक तरह से हम लोग के लिए काला दिन है भारतीय इतिहास के पन्नों में। इस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस दिन का करीब मतलब हजारों लोगों को मार दिया जाता है यहाँ पे। और ये लोग रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे तो इस जालियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था बैसाखी का, वहाँ पे कुछ लोग बस मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पे और जितने बच्चे थे, औरत, सभी लोगों पे गोली चलवाया गया था। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अब हम लोग को बहुत एक बड़े पैमाने पे आंदोलन का ज़रूरत है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। अब असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोगों ने अंग्रेज़ों का अगर सहयोग करना अगर बंद कर दिया तो भारत अगले 1 वर्ष में आज़ाद हो जाएगा, हम लोग स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। तो असहयोग, जितने भी उसके नियम कानून थे, या उनका साथ नहीं देना है। तो असहयोग आंदोलन में ये गांधी जी पूरे भारत के लोगों से कहा था। इसी बीच एक खिलाफत आंदोलन भी आपके बुक में है। खिलाफत आंदोलन क्या है कि 1900 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में
जो ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की का, उसका पराजय हो गया था। तो और ऐसा मतलब अफवाह फैलाया गया या रियलिटी भी हो सकता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत कठोर नियम या कठोर प्रतिबंध ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर लगाया जाना था। तो ये बात पूरे विश्व में फैल गया। तो वहाँ का जो ऑटोमन साम्राज्य का जो नेता था उसे खलीफा बोला जाता था, और वो इस्लामिक संप्रदाय का एक मुखिया हुआ करता था उस समय। जितने भी जो धार्मिक स्थल थे सभी जगह पे खलीफा का ही शक्ति था, वहाँ पे उसके अधीन सभी जगह आते थे। तो लोगों ने, जितने भी भारत के मुसलमान थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया। और ये शुरुआत दो भाइयों के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का भारत में भी शुरुआत किया गया। और एक किसके लिए था? ऑटोमन साम्राज्य के लिए। इनका जो मांग था कि ऑटोमन साम्राज्य का जितना जो शक्ति है उसे पुनः दे दिया जाए, पुनः फिर से स्थापित किया जाए, और जितना भी इस्लामिक जो पर्यटक स्थल है, जो भी मतलब इस्लामिक चीज़ों को जो एक पहचान है, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होना चाहिए, उसके ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का शासन होना चाहिए। ये इन लोगों का डिमांड था खिलाफत आंदोलन में। तो गांधी जी को एक बहुत अच्छा यह मौका मिला। गांधी जी सोचे कि यही मौका है कि हम लोग यहाँ खिलाफत आंदोलन को अगर असहयोग आंदोलन में मिला देते हैं तो इससे दो फायदा होगा। एक तो कि जो हमारा असहयोग आंदोलन है ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इनका दुश्मन तो एक ही था, अंग्रेज़। तो पहला आंदोलन मजबूत हो जाएगा। दूसरा, जो हिंदू और मुस्लिम है एक जगह पे आ जाएंगे, उनके अंदर एकता का एक भावना आएगा। और जब भारत के हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक होके और अगर किसी एक आंदोलन का अगर भाग लेंगे, अगर किसी आंदोलन में अगर भाग लेंगे, वो आंदोलन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया और उसमें खिलाफत आंदोलन को भी मिला लिया गया था। तो खिलाफत जो कमेटी एक जो बना था उसके सबसे पहले अध्यक्ष गांधी जी ही थे। इस तरह से असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। और असहयोग आंदोलन में जितने भी जो अंग्रेज़ के जो वकालत करते थे, अंग्रेज़ लोगों का जो जॉब करते थे, जो नौकरी करते थे, वकील लोग, सभी ने जॉब को बहिष्कार किया। जितने भी जो हमारे बच्चे थे उस समय के, जो कॉलेज में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, सभी ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया। लोगों ने अंग्रेजी कपड़ा का बहिष्कार किया। और इस तरह से जो जहाँ पे था भारत में सभी लोगों ने भागीदारी लिया उसमें, और भाग लेके अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। अंग्रेज़ों का जो हमारे कुमायूं जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे जो श्रमिक लोग थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों का सामान ढोने से मना कर दिया। और भी सभी जगह पे अंग्रेज़ों का इस तरह से असहयोग किया गया, मतलब उसमें किसी ने सहयोग नहीं किया था। और उसी समय भारत में एक स्वदेशी आंदोलन भी चला था। पहला स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय चला था 1905 के समय, और दूसरा जो स्वदेशी आंदोलन चला हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान चला था। लेकिन असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी को बंद करना पड़ा था। रीज़न हमारे गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह है। चौरी चौरा में कुछ लोगों ने, अब गांधी जी सत्याग्रह करते थे, उनका जो सत्याग्रह था वो शांतिपूर्वक करना चाहते थे, और अहिंसा उनका जो मुख्य जो एक टूल था संघर्ष का। तो वहाँ पे लोगों ने हिंसा का एक हिंसा किया। लोगों ने कुछ लोगों ने मिलके और पुलिस स्टेशन पे अटैक किया वहाँ पे, और जिसमें बहुत सारे पुलिस लोग मारे गए थे। तो जब ये खबर जब गांधी जी को गया तो गांधी जी सोचे कि हम अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि अभी जो ये भारत है, भारत के लोग इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन के लिए शायद तैयार नहीं हैं। तो इस तरह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद किए थे 1922 में। और 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के मामले में इनको 6 साल का जेल हो जाता है, 6 साल का इनको जेल दिया जाता है। और इस तरह से असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ था। इसका शुरुआत अगर हम लोग बात करें दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च में नमक कानून को तोड़ा गया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम बस असहयोग आंदोलन तक देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, हिस्ट्री जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से देखेंगे
और उस पर चर्चा करेंगे, और गांधी जी का जो भी आंदोलन है आज़ादी के समय तक का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और कोई भी आपका प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उस पर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।